गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आपको तो पता ही है कोविड-19 बीमारी के कारण हमारे स्कूल अभी बंद हैं। ऐसा हमारी सुरक्षा के लिए ही किया गया है। अब जब हम घर पर हैं तो हमारी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक कक्षा 6 से 8 के कक्षाओं का प्रसारण यहाँ होता है। तो आज भी आप लोग तैयार हैं यह कार्यक्रम देखने के लिए। और हाँ, अपनी कॉपी और कलम लेना ना भूलें ताकि आप आवश्यक बातों और अपने सवालों को नोट कर सकें। तो तैयार हैं ना आप आज की क्लास के लिए। आज हम देखेंगे गणित की कक्षा में क्लास 6 के लिए संख्याओं के साथ खेलना भाग 3। उसके बाद कक्षा 7 में दशमलव भाग 3 की पढ़ाई करेंगे। फिर माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जानकारी लेंगे पहेली की सहेली में। और अंत में कक्षा 8 के गणित विषय में हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सब ने पिछले भाग के प्रश्न बना ही लिए होंगे। तो आइए आज हम संख्याओं के साथ थोड़ा और खेलते हैं। आज हम इस भाग में पढ़ेंगे कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सअभाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य त्रिक क्या होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। तो आइए हम देखते हैं कि 4 और 6 सम संख्या कैसे है। तो हम सबसे पहले 4 के गुणनखंड निकालें। तो 4 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2 और 4। तो 2 गुणनखंड है, तो 2 से 4 पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, इसलिए 4 सम संख्या है। या हम 4 को 2 से विभाजित करें तो यह पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो 4 सम संख्या हुई। आप सब सम संख्या को या तो गुणनखंड से निकाल सकते हैं या विभाजित करके निकाल सकते हैं। आपको जो भी सरल लगे आप उससे निकाल लीजिए। इसी तरह हम 6 का निकालते हैं। तो 6 का गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 6। तो 2 से यह पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो यह सम संख्या हुई। इसी तरह हम 6 को 2 से विभाजित करें तो यह पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो 6 भी सम संख्या हुई। तो आइए अब हम विषम संख्या देखते हैं। यह वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। तो आप लोग अब या तो गुणनखंड से या विभाजित करके निकाल सकते हैं कि यह संख्याएं विषम संख्या है या सम संख्या। तो आइए हम अब पढ़ते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या होती है। 2 संख्याओं के जोड़े को सअभाज्य संख्या तब कहेंगे जब इनकी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, जैसे 8, 15, 5 और 9 इत्यादि। तो आइए हम देखते हैं ये संख्याएं सअभाज्य संख्या कैसे हैं। तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। ऐसे ही हम 15 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुने 3 गुने 1। तो 1 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हुए, तो 8 और 15 सअभाज्य संख्या हुए।
इसी तरह जब हम 5 को ले तो 5 गुने 1 इसको लिख सकते हैं और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 1। इसमें भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो 5 और 9 सअभाज्य संख्या हुए। तो आइए अब हम देखते हैं अभाज्य युग्म क्या होते हैं। यह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है जिनके बीच का अंतर 2 होता है, जैसे 3 और 5 या 5 और 7 इत्यादि। आइए हम देखते हैं यह अभाज्य युग्म कैसे है। तो हम इसे समझने के लिए हम संख्याओं के रेखा को लाते हैं। तो जब हम 5 में से 2 को घटाए तो 3 आएगा। तो 3 और 5 अभाज्य संख्या है, इनके बीच की अंतर 2 है। तो 3 और 5 अभाज्य युग्म हुए। इसी तरह अब हम अभाज्य त्रिक को समझते हैं। यह 3 संख्याओं का समूह होते हैं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, जैसे 3, 5 और 7। तो आइए हम देखते हैं ये अभाज्य त्रिक कैसे हैं। इसे भी समझने के लिए संख्याओं के रेखा को लाते हैं। जब हम 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। और 3, 5 और 7 अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य त्रिक हुई। तो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य युग्म क्या है और अभाज्य त्रिक क्या होते हैं। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, सर्वगुणनखंड क्या होते हैं और सर्वगुणज क्या होते हैं और HCF क्या होते हैं। तो आपने आज जो भी पढ़ा इनके प्रश्न आप अपने पुस्तक से कल करके आएंगे। थैंक यू। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आशा करता हूं बच्चों आपने संख्याओं के साथ खेलना भाग 3 को अच्छी तरह समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, कौन सी युग्म संख्या अभाज्य है? ऑप्शन है ए 4 और 12, बी 5 और 20, सी 13 और 14 या डी 3 और 9। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी 13 और 14। प्रश्न 2, कौन सी संख्या सम संख्या है? ऑप्शन है ए 25, बी 59, सी 113 या डी 456। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 456। कौन सी युग्म अभाज्य युग्म है? ऑप्शन है ए 15 और 17, बी 17 और 19, सी 23 और 25 या डी 53 और 55। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी 17 और 19। प्रश्न 4, कौन सी संख्या विषम है? ऑप्शन है ए 156, बी 59, सी 594 या डी 28। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 59। प्रश्न 5, सबसे छोटी सम संख्या और विषम संख्या कौन सी है? ऑप्शन हैं 2 और 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3 या डी 3 और 2। चलिए हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा।
सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 और 1। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दशमलव भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले दशमलव की भूमिका के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम यह जानेंगे कि दशमलव क्या होता है और अंतिम में हम दशमलव संख्याओं का जोड़ एवं घटाव करने की प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भूमिका के बारे में जानें। दशमलव का प्रयोग हम तरल पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, पानी या फिर पेट्रोल इनको नापने के लिए करते हैं। ठीक इसी प्रकार ऊंचाई एवं लंबाई जैसे लोगों की लंबाई व पहाड़ों की ऊंचाई को भी नापने में हम दशमलव संख्याओं का प्रयोग करते हैं। मुद्राओं में भी हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमारे देश में मुद्राओं में रुपए चलते हैं, ठीक इसी तरह दूसरे देशों में डॉलर भी चलते हैं और पाउंड भी चलते हैं और इन सब में हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम दशमलव के बारे में जानें। जैसा कि हमने भिन्न के बारे में पढ़ा है, तो वह भिन्न जिसका कि हर भाग में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख आदि हों, वैसे भिन्न को हम दशमलव भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और इसे ही फिर हम दशमलव में लिखते हैं। आइए अब हम इसे समझें कि दशमलव क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको एक चॉकलेट दिया और इस चॉकलेट को आपको 10 लोगों में बांटना है, तो आपने इसके 10 भाग किए और एक व्यक्ति को आप 1 भाग दोगे। तो बताइए हम इसे भिन्न में किस प्रकार लिखेंगे। तो कुल भाग किए थे हमने 10 और उसमें दिया 1, तो इसे भिन्न में हम लिखेंगे 1/10 और इसी को दशमलव में हम 0.1 लिखते हैं। तो इस भिन्न के हर भाग में 10 है और इसको दशमलव में हमने लिखा 0.1। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि इस चॉकलेट के 10 भाग हैं और इसे आपको 5 व्यक्तियों में देना है, तो हर व्यक्ति को 2 भाग मिलेंगे, तो हम इसे दशमलव में कितना लिखेंगे? जी हाँ, 0.2। तो हम कह सकते हैं अगर हर व्यक्ति को 2 भाग मिलते हैं 10 में से, तो उसे हम दशमलव में 0.2 लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं पूर्ण संख्याओं में अंकों के अपने स्थान होते हैं। दाएं से बाएं तरफ बढ़ते वक्त हर अंकों के अपने अपने स्थान होते हैं। वैसे ही दशमलव संख्याओं में इकाई के बाद दाहिने तरफ अंकों के स्थान होते हैं। दशमलव संख्या में सबसे महत्वपूर्ण होता है दशमलव। इसके दाहिने तरफ व बाएं तरफ हम अंकों को दर्शाकर दशमलव संख्या लिखते हैं। जो बीच में बिंदु है यही हमारा दशमलव है। इसके दाहिने व बाएं दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि हम अंकों को लिखते हैं और यही इनके स्थान होते हैं। दशमलव से पहले जो अंकों के भाग होते हैं उस भाग को हम पूर्ण संख्या भाग कहते हैं और दशमलव के बाद जो अंकों का भाग होता है उसे हम दशमलव भाग कहते हैं। आइए अब हम दशमलव संख्याओं का जोड़ एवं घटाव के बारे में सीखें।
इससे पहले हम उदाहरण के लिए दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम हो कि पूर्ण संख्याओं का जोड़ के लिए हम सबसे पहले दाहिने से बाएं की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद संख्याओं को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम संख्याओं को उनके स्थान के हिसाब से लिख लेंगे। तो 256 को हमने यहाँ पे उनके अंकों के स्थान के हिसाब से लिख लिया और ठीक इसी तरीके से 219 को भी लिख लेते हैं। और इसके बाद हम दाहिने से बाएं की तरफ बढ़ते वक्त हम अंकों को आपस में उनके अंकों के स्थान के हिसाब से जोड़ते जाएंगे। जैसा कि इनको जोड़ने पे हमें उत्तर ज्ञात होगा 475। ठीक इसी प्रकार अब हम दशमलव संख्याओं को लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.13 जोड़ 1.42 को लिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जी हाँ, स्थानों के हिसाब से दशमलव संख्याओं को लिख लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 2.13 में हमने यहाँ पर स्थान में 2 को दशमलव से पहले व 1 को दशमलव के ठीक एक बाद व 3 को दशमलव के ठीक 2 बाद लिख लिया है। इसी प्रकार 1.42 को भी हम इनके अंकों के स्थान के हिसाब से लिख लेंगे। तो कुछ इस प्रकार हम 1.42 को लिखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण दशमलव संख्याओं के जोड़ एवं घटाव में है वह है दशमलव का लिखना। जी हाँ, हमें सबसे महत्वपूर्ण यह याद रखना है कि दशमलव संख्याओं को जोड़ एवं घटाव करने के समय जो दशमलव है उसे हम एक क्रम में लिखें। इसके आधार पर सजाने के बाद हम दाएं से बाएं की तरफ बढ़ेंगे और अंकों को उनके स्थान के हिसाब से जोड़ते जाएंगे। तो 3 व 2 को जोड़ने पर हमें ज्ञात हुआ 5, 4 व 1 को जोड़ने पे ज्ञात हुआ 5। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ दशमलव है तो हम दशमलव देंगे और अंतिम में 2 जोड़ 1 हो जाएगा 3। तो हमारा उत्तर होगा 3.55। अब इन दशमलव संख्याओं को जोड़ना तो बड़ा ही आसान था, क्योंकि यह जो दशमलव संख्याएं हमें दी गई हैं यह दशमलव संख्याएं सामान्य दशमलव संख्याएं हैं। सामान्य दशमलव संख्याएं उन दशमलव संख्याओं को कहते हैं जिनमें दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या हो वह बराबर हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दशमलव के बाद दोनों ही संख्याओं में 2-2 अंक हैं, तो इनको हम समान दशमलव संख्याएं कहते हैं। लेकिन तब क्या करेंगे जब हमारे पास असमान दशमलव संख्याएं हों? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण में जो दशमलव के बाद अंक हैं उन सभी संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हमें असमान दशमलव संख्याओं को समान दशमलव में बदलना होगा। और यह कैसे करते हैं? इसके लिए हम शून्य का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हमने 1.2 एवं 1.200 को लिया है। दोनों का ही मान बराबर है। जी हाँ, किसी भी दशमलव संख्या के अंतिम में दाहिने तरफ हम कितने भी शून्य लगाएं उनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इसलिए 1.2 और 1.200 दोनों का ही मान बराबर है और 3.89 का मान भी उतना ही होगा जितना कि 3.890 का होगा। तो इस प्रकार दो असमान दशमलव को हमने समान दशमलव में बदल दिया। आइए अब इनका हम प्रयोग कर देखें। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 3.89 में से मुझे 1.2 घटाना है, तो सबसे पहले असमान दशमलव को हम समान दशमलव में बदलेंगे और इसके लिए हमने इनको बदलकर 3.89 में से 1.20 को घटाने का ले दिया। अब संख्याओं को उनके अंकों के स्थान के हिसाब से लिख लेंगे और इनको आपस में घटाएंगे। तो सबसे पहले 3.89 व 1.20 को उनके दशमलव के हिसाब से लिख लिया और अब हम इनको इनके अंकों के स्थान के हिसाब से दाहिने की बाएं की ओर जाते वक्त घटाते जाएंगे। तो 9 से 0 गया तो हमारे पास बचा 9, 8 से 2 गया तो हमारे पास बचा 6 व दशमलव को दशमलव की तरह लिख लेंगे और अंतिम में 3 में से 1 घटाएंगे और हमारे पास बचेगा 2। तो हमारा जो उत्तर होगा वह होगा 2.69। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमने दशमलव संख्याओं की भूमिका के बारे में जाना, फिर हमने यह भी जाना कि दशमलव किसे कहते हैं और अंतिम में हमने दशमलव संख्याओं का जोड़ एवं घटाव के बारे में सीखा। अब अगली वीडियो में हम सबसे पहले दशमलव संख्याओं का सरलतम भिन्न निकालना सीखेंगे और अंतिम में हमने दशमलव संख्याओं का गुणन सीखेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।
आशा करता हूं बच्चों आपने दशमलव भाग 3 को अच्छी तरह समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, 3.2 गुणा 0.4 बराबर क्या होगा? ऑप्शन है ए 128, बी 12.8, सी 1.28 या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1.28। प्रश्न 2, 65.47 भागा 10 बराबर क्या होगा? ऑप्शन है ए 6.547, बी 65.47, सी 654.7 या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए 6.547। प्रश्न 3, 1.68 भागा 4 बराबर क्या होगा? ऑप्शन है ए 4.2, बी 0.42, सी 0.042 या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 0.42। प्रश्न 4, 10.8 भागा 1.2 बराबर क्या होगा? ऑप्शन है ए 9, बी 0.9, सी 0.09 या फिर डी 0.009। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन ए 9। प्रश्न 5, 0.5 भागा 1000 बराबर क्या होगा? ऑप्शन है ए 0.5, बी 0.05, सी 0.005 या फिर डी 0.0005। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 0.0005। ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या चल रहा है तुम लोगों का? क्या ये कैसा मजाक है? ना गद्दा है ना तकिया, फिर भी सोखता है बढ़िया। जो इतनी दोस्ती दिखाए, बोलो उसके साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? जो इसे सुलझाएगी वो पहेली की सहेली कहलाएगी। तो खुशी, ये सब तुमने किया है ना? मैम मैं ऐसे नहीं कर सकती मैम। आपको तो पता है ना, मैं तो कितनी सीधी सादी हूँ। एकदम सीधी सादी है। हाँ, अच्छा रीटा, चलो पहेली सुलझाओ तो। ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, धोकर धूप में सुखा दिया जाए, सूती कपड़ा ही तो है इसका जवाब। बिल्कुल सही, पर और क्या हो सकता है? मैम सैनिटरी पैड। सही जवाब, वेरी गुड पूजा। सैनिटरी पैड? हाँ, ये क्या होता है? अरे वही जो बाजार से या आशा दीदी से खरीदा जाता है। कुछ लड़कियां सूती कपड़े की जगह इसका इस्तेमाल करती हैं। मैं बताती हूँ। सैनिटरी नैपकिन या पैड को पैकेट से निकालें, पीछे लगे कागज को उतार दें
और कच्छी के अंदर लगा लें। ऐसा करने से पैड चिपका रहता है और खिसकने का डर भी नहीं रहता। मैम, लेकिन कपड़ा इस्तेमाल करें या सैनिटरी पैड, फर्क क्या पड़ता है ना? एक को बस खरीदना पड़ता है और दूसरे को नहीं। अरे तुम लोग हंस क्या रहे हो? मैं भी कभी कभी सीरियस होती हूँ। अच्छा रीटा, अब बताओ तो, कपड़ा हो या सैनिटरी पैड, इस्तेमाल करने के बाद मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सिंपल है मैम, मार दिया जाए। कल माँ ने मुझे सिखाया था कि कपड़े को गड्ढे में गाड़ दे या जला दे। मेरे ख्याल से सैनिटरी पैड के साथ भी यही किया जाए। एकदम सही, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। वैसे रीटा क्लास में काफी बात करने लग गई है, हाँ? वेरी गुड। अच्छा, सैनिटरी पैड को तुरंत जला देना चाहिए या? सैनिटरी पैड गीला होता है तो उसे अखबार में लपेटकर घर के किसी कोने में रख देना चाहिए। और कुछ दिनों बाद सारे सैनिटरी पैडों को एक साथ लपेटकर जला दो। बहुत अच्छे। वैसे स्कूल के शौचालय में हमारे यहाँ इंसिनरेटर भी है। हम कपड़ा या पैड दोनों उसमें डाल के जला सकते हैं, है ना? ये हुई ना बात। वाह, दोस्ती हो तो रीटा और रुखसार जैसी। मैम, हाँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं भी तो रीता की बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरी दोस्ती का क्या हुआ? अरे इसमें तुम्हारी दोस्ती कहाँ से आई? मैंने ही तो पहली चिपकाई। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। हवा में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार। हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे, पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। इस बार मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे, क्या गोरी, अरे खींचो मत। आंकड़ों का प्रयोग। यार पढ़े, एक बात पूछूं? हाँ पूछो भाई। आज गणित के मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? क्यों, तुम कहाँ थे? मैं तो कक्षा में ही था, पर मैं सो गया था। तो तुम स्कूल में सोने के लिए आते हो? देख छोटे, हम स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, सोने के लिए नहीं। चलो आज मैं तुम्हारे पापा को बताता हूँ कि तुम स्कूल में सोते हो। अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मगर मेरे पापा से कुछ मत कहना। मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें तो ज्यादा नहीं है। दोनों शर्तें तुम्हारी भलाई के लिए ही हैं। अच्छा बोल भाई, क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी पहली शर्त है कि तुम स्कूल हर रोज आओगे, और दूसरी शर्त है कि तुम स्कूल में शिक्षकों की बात हमेशा ध्यान से सुनोगे, ना कि सोए रहोगे। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। हमें स्कूल हर रोज जाना चाहिए और अपने शिक्षक की बात ध्यान से सुननी चाहिए। चलो ठीक है, अब सुनो। आज गणित के शिक्षक ने हमें दंडालेख व वृत्तालेख के बारे में बताया। ये
दंडालेख व वृत्तालेख क्या होता है? इन दोनों के माध्यम से हम आंकड़ों को आलेख में प्रस्तुत करते हैं। भाई, दोनों के बारे में बारी बारी से मुझे समझाओ। देखो, दंडालेख होता है दंडालंबों के माध्यम से आंकड़ों को प्रस्तुत करना, तथा वृत्तालेख होता है वृत्त के माध्यम से आंकड़ों को प्रस्तुत करना। मगर ये कैसे होता है? कोई आंकड़ा ले लो। जैसे हमारे स्कूल की परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक का आंकड़ा है 15, 20, 8, 10, 40, 48, 25, 35, 30, 20, 18, 14, 24, 27, 37 और 45। इन आंकड़ों का दंडालेख कैसे बनेगा? देखो छोटे, पहले तो इन आंकड़ों को देखकर एक सारणी बनाओ। सारणी किस लिए? सारणी बनाने से हमें दंडालेख बनाने में आसानी होगी। सारणी कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमें ये देखना होगा कि इन आंकड़ों में सबसे बड़ा और छोटा अंक क्या है। पहले इन आंकड़ों को देखकर कुछ वर्ग समूह बनाते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि। अब इन आंकड़ों से हम उनकी बारंबारता निकालते हैं। इसे निकालने के लिए हम हरेक अंक को देखकर उसे उसके वर्ग समूह में रखते हैं। जैसे 15 दूसरे वर्ग समूह में आता है। इसके लिए इस वर्ग समूह के मिलान चिन्ह में एक चिन्ह लगाएंगे। समूह, मिलान चिन्ह, बारंबारता। 0 से 10 तक बारंबारता 1, 10 से 20 तक बारंबारता 4, 20 से 30 तक बारंबारता 5, 30 से 40 तक बारंबारता 3, 40 से 50 तक बारंबारता 3, कुल योग 16। अब आगे क्या करना है? अब हम एक ग्राफ पेपर पर एक कार्तीय तल बनाएंगे। उसके x अक्ष पर वर्ग समूह तथा y अक्ष पर बारंबारता दर्शाते हैं। अब इस सारणी को देखकर जैसे मैं दंडालेख बना रहा हूं, वैसे दंडालेख खींचते हैं। वर्ग समूह 0 से 10 तक बारंबारता 1, 10 से 20 तक बारंबारता 4, 20 से 30 तक बारंबारता 5, 30 से 40 तक बारंबारता 3, 40 से 50 तक बारंबारता 3। चलो अच्छा है, ये तो मेरी समझ में आ गया। समझ में आ गया तो तुम्हें मैं एक आंकड़ा देता हूँ, उसका दंडालेख खींचकर दिखाओ। अच्छा ठीक है। आंकड़ा है 21, 10, 30, 22, 33, 5, 37, 12, 25, 42, 15, 39, 7, 8, 9, 5, 35, 29, 28, 27, 45, 48। इसकी बारंबारता सारणी और दंडालेख बनाओ। वर्ग समूह, मिलान चिन्ह, बारंबारता। 0 से 10 तक बारंबारता 5, 10 से 20 तक बारंबारता 3, 20 से 30 तक बारंबारता 6, 30 से 40 तक बारंबारता 5, 40 से 50 तक बारंबारता 3, योग 22। ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही। दिए गए आंकड़ों का दंडालेख खींचिए। अध्यापकों की आयु, अध्यापकों की संख्या। 20 से 25 तक अध्यापकों की संख्या 4,
25 से 30 तक अध्यापकों की संख्या 5, 30 से 35 तक अध्यापकों की संख्या 6, 35 से 40 तक अध्यापकों की संख्या 3, 40 से 45 तक अध्यापकों की संख्या 2, 45 से 50 तक अध्यापकों की संख्या 5। टेढ़ी मेढ़ी रेखा W क्षैतिज अक्ष के अनुदिश यह दर्शाने के लिए प्रयोग की गई है कि हम 0 से 20 तक की संख्या नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही। Click next to go to the next screen. दंडालेख समझ में आ गया, तो अब वृत्तालेख के बारे में बताऊं? हाँ हाँ भाई, जल्दी बताओ, अब घर भी जाना है। तो बताओ, वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मान लो कि हमें स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीम के आंकड़ों का वृत्तालेख बनाना हो। आइसक्रीम विद्यार्थियों की संख्या, आइसक्रीम चॉकलेट विद्यार्थियों की संख्या 50, आइसक्रीम वनीला विद्यार्थियों की संख्या 25, आइसक्रीम अन्य विद्यार्थियों की संख्या 25। इसके वृत्तालेख को हम कैसे तैयार करेंगे? इसके लिए पहले हम एक सारणी बनाएंगे। आइसक्रीम विद्यार्थियों की संख्या संपूर्ण का भाग 360 अंश का भाग। आइसक्रीम चॉकलेट विद्यार्थियों की संख्या 50 संपूर्ण के भाग का 50/100 बराबर 1/2 भाग। 360 अंश का भाग 360 अंश गुणा 1/2 बराबर 180 अंश। आइसक्रीम वनीला विद्यार्थियों की संख्या 25 संपूर्ण के भाग का 25/100 बराबर 1/4 भाग। 360 अंश का भाग 360 अंश गुणा 1/4 बराबर 90 अंश। आइसक्रीम अन्य विद्यार्थियों की संख्या 25 संपूर्ण के भाग का 25/100 बराबर 1/4 भाग। 360 अंश का भाग 360 अंश गुणा 1/4 बराबर 90 अंश। अब आगे क्या करना है? अब पहले किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र O और त्रिज्या OA अंकित है। चॉकलेट के त्रिज्यखंड का कोण 180 अंश है। चांद का प्रयोग करके कोण AOB बराबर 180 अंश खींचेंगे। बचे हुए त्रिज्यखंडों को भी इसी प्रकार अंकित करेंगे। मुझे पूरा वृत्तालेख बनाकर दिखाओ। ठीक है, देखो, चॉकलेट 180 अंश तक स्थान घेरेगा, वनीला 90 अंश तक स्थान घेरेगा, अन्य 90 अंश तक स्थान घेरेगा। अब अच्छी तरह समझ में आ गया, तो घर चले? चलते हैं, पर पहले मुझे इस आंकड़े का वृत्तालेख खींचकर बताओ। ठीक है, क्या है आंकड़ा? एक बेकरी की दुकान में हुई बिक्री का आंकड़ा। सामान्य ब्रेड 320, फ्रूट ब्रेड 80, केक और पेस्ट्री 160, बिस्कुट 120, अन्य 40, कुल योग 720। इसके लिए पहले एक सारणी बनाएंगे और फिर वृत्तालेख, वस्तु, बिक्री, संपूर्ण का भाग, केंद्रीय कोण, वस्तु, सामान्य ब्रेड, बिक्री 320, संपूर्ण का भाग 320/720 बराबर 4/9 भाग। केंद्रीय कोण 4/9 गुणा 360 अंश बराबर
160 अंश। वस्तु बिस्कुट। बिक्री 120। संपूर्ण का भाग 120/720 बराबर 1/6 भाग। केंद्रीय कोण 1/6 गुणा 360 अंश बराबर 60। वस्तु केक और पेस्ट्री। बिक्री 160। संपूर्ण का भाग 160/720 बराबर 2/9 भाग। केंद्रीय कोण 2/9 गुणा 360 अंश बराबर 80। वस्तु फ्रूट ब्रेड। बिक्री 80। संपूर्ण का भाग 80/720 बराबर 1/9 भाग। केंद्रीय कोण 1/9 गुणा 360 अंश बराबर 40। वस्तु अन्य। बिक्री 40। संपूर्ण का भाग 40/720 बराबर 1/18 भाग। केंद्रीय कोण 1/18 गुणा 360 अंश बराबर 20। सामान्य ब्रेड 160 अंश का स्थान घेरेगा। बिस्किट 60 अंश का स्थान घेरेगा। केक और पेस्ट्री 80 अंश का स्थान घेरेगा। फ्रूट ब्रेड 40 अंश का स्थान घेरेगा। अन्य 20 अंश का स्थान घेरेगा। देखो, ये सारणी सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। अब मैं वृत्तालेख बनाता हूँ। थोड़ा ध्यान से। ये तो एकदम सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं भाई, बस मेरी शर्त याद रखना। ठीक है। सारांश। किसी भी आंकड़ों का दंडालेख बनाने के लिए पहले उन आंकड़ों की एक सारणी बनानी होती है। सामान्यतः सारणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता होती है। कार्तीय तल के x अक्ष पर वर्ग अंतराल तथा y अक्ष पर बारंबारता अंकित करते हैं। अब सारणी को देखकर दंडालेख खींच सकते हैं। वृत्तालेख खींचने के लिए एक सारणी बनाते हैं जिसके द्वारा हमें केंद्रीय कोण का पता चलता है। केंद्रीय कोण के लिए हम संपूर्ण का भाग निकालते हैं। उसके बाद उसे 360 अंश से गुणा करते हैं। एक सुविधाजनक त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। चांद के प्रयोग से अनुरूप अंश के कोणों को उस वृत्त में दर्शाते हैं। Click next to go to the next screen. प्रश्न और उत्तर। दंडालेख क्या होता है? उत्तर: दंड लंबों के द्वारा आंकड़ों का आलेख प्रस्तुत करने के तरीके को दंडालेख कहते हैं। वृत्तालेख किसे कहते हैं? उत्तर: आंकड़ों को वृत्त द्वारा प्रस्तुत करने के तरीके को वृत्तालेख कहते हैं। वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण होता है? उत्तर: वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण होता है। दी गई सारणी का दंडालेख बनाएं। वर्ग समूह। बारंबारता 0 से 10 बारंबारता 2, 10 से 20 बारंबारता 10, 20 से 30 बारंबारता 21, 30 से 40 बारंबारता 19, 40 से 50 बारंबारता 7, 50 से 60 बारंबारता 10, 0 से 10 तक 2 बारंबारता, 10 से 20 तक 10 बारंबारता, 20 से 30 तक 21 बारंबारता, 30 से 40 तक 19 बारंबारता, 40 से 50 तक 7 बारंबारता, 50 से 60 तक 10 बारंबारता। दी गई सारणी का वृत्तालेख खींचें।
भाषा विद्यार्थियों की संख्या हिंदी 40, अंग्रेजी 12, मराठी 8, तमिल 8, बंगाली 4, योग 72। उत्तर केंद्रीय कोण के लिए सारणी इस प्रकार है। भाषा हिंदी विद्यार्थियों की संख्या 40, संपूर्ण का भाग 40/72 बराबर 5/9 भाग। केंद्रीय कोण 5/9 गुणा 360 अंश बराबर 200 अंश। भाषा अंग्रेजी विद्यार्थियों की संख्या 12, संपूर्ण का भाग 12/72 बराबर 1/6 भाग। केंद्रीय कोण 1/6 गुणा 360 अंश बराबर 60 अंश। भाषा मराठी विद्यार्थियों की संख्या 8, संपूर्ण का भाग 8/72 बराबर 1/9 भाग। केंद्रीय कोण 1/9 गुणा 360 अंश बराबर 40 अंश। भाषा तमिल विद्यार्थियों की संख्या 8, संपूर्ण का भाग 8/72 बराबर 1/9 भाग। केंद्रीय कोण 1/9 गुणा 360 अंश बराबर 40 अंश। भाषा बंगाली विद्यार्थियों की संख्या 4, संपूर्ण का भाग 4/72 बराबर 1/18 भाग। केंद्रीय कोण 1/18 गुणा 360 अंश बराबर 20 अंश। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।